हम उसी तरीके से खानों में बटे हुए हैं जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर विषय बांट दिए गए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आज का जो भी सत्ताधारी वर्ग है उसकी शक्ति इसी बात से आती है कि जितना जनता का, बुद्धिजीवियों का और उसका कार्यकर्ताओं का दिमाग बांट के रखोगे, फ्रेगमेंटेड रखोगे, उतना तुम आसानी से अपनी सत्ता को चलाए रख सकते हो। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन वाला मामला है, इससे ऊपर उठने की बात है। ये लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं है कि आप हिस्ट्री में हो, आप इकोनॉमिक्स में हो, ये इकोनॉमिक्स है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये समाजशास्त्र है, वही मामला नहीं। अबे जिंदगी में सब एक है। हम लड़ रहे हैं जिंदा रहने की लड़ाई, और जिंदगी चलाने के लिए समाजशास्त्र, दर्शन और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सब एक है। इसको एक कैसे बनाना है? हम लोगों की बिरादरी में क्या समस्या है? ये जल जंगल जमीन है, ये सिर्फ जंगल है, ये सिर्फ जमीन है, ये सिर्फ मानव अधिकार है। ये हमें लगा कि फलाने हैं, ये तो मानव अधिकार पे काम करते हैं। हम तो मानव अधिकार पे काम नहीं कर रहे हैं, हम तो विस्थापन पे काम कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे 2 दिन में कि यार विस्थापन हो, चाहे भू अधिकार अधिग्रहण का अधिनियम हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये कुल मिला के एक ही जगह जुड़ा है ना, कि किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। अब जो कंपनी है, जो भूस्वामी है और जो अफसर है, उसकी चलेगी और बाकी की नहीं चलेगी, तो कैसे मामला बढ़ेगा? तो इसको जोड़ के देखने की जरूरत है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को जोड़ के देखने की आदत डालने की जरूरत, समग्रता में देखने की। मैं 2-3 चीजें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। आप में से तमाम लोगों को याद होगा कि संसदीय प्रजातंत्र की सीमाओं को समझने की जरूरत मैं पिछले 10 साल से आप लोगों के बीच में करता रहा हूँ कि आप कैसे संसदीय प्रजातंत्र को देखते हैं, इसमें कितनी गुंजाइश है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो विजन है सोसाइटी का, उस विजन के लिए कितनी गुंजाइश देता है ये संसदीय प्रजातंत्र, उसको समझने की बहुत जरूरत है। और उसकी जो धीरे धीरे क्लियरिटी हुई, उसके हिसाब से मैं 2-4 पॉइंट रखना चाहिए। पहला तो एक ये, 1980 के बाद से जो भी विकास हुआ भारत की राजनीति में, 80 मतलब इंदिरा गांधी की वापसी। इंदिरा गांधी की वापसी का मतलब जनता एक्सपेरिमेंट का फेल होना, मोरारजी सरकार का 5 साल न चल पाना और 1.5 साल में गिर जाना, और इंदिरा गांधी की वापसी। तब से अगर आप देखना शुरू करें फिल्म को, तो विपक्ष का विलोप होना। अभी आज उस स्थिति में हम पहुंचे, एक सेंटेंस में अगर कहें कि जो भी पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है उसका नजरिया शासक वर्ग की पार्टी का हो गया है। उसमें सिर्फ इन गवर्नमेंट एंड वेटिंग टू बी इन गवर्नमेंट। सबके रिएक्शन इस बात से रिस्ट्रेन्ड और गाइडेड रहते हैं कि कल को हम चलाएंगे तो कैसे चलेंगे। और वो चीज इस वाली पोलिटिकल प्रक्रिया में पूरी तरीके से दिखाई गई। मैं कभी कभी दिमाग में आता है, अकेले पढ़ा रहता हूँ मैं, 67-68 में गया था जेल कहीं गया। तब से लेके इस राजनीति को अंदर से देख रहे हैं। हमें लगता है जिंदगी तो इसी में कट गई, लेसा रिविल ढूंढने में। हमेशा
हम लोग, हमारी जब ट्रेनिंग हुई उस टाइम इंदिरा गांधी सबसे बड़ी विलियन थी। हाँ, उनके अथॉरिटेरियनिज्म से लड़ने के लिए जिंदगी के बेहतरीन साल जो है वो निकाल दिए गए। अब हम आज ऐसे हालत में हैं कि हमें जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है वो उससे 100 गुना ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है, मुलायम लगती है 75 दिनों में। लेकिन प्रोसेस जो है इसका पूरा, उसमें सब पार्टियां जो है इसमें शामिल हैं और धीरे धीरे चुनाव जो है इसमें एक और डिपार्चर पॉइंट है सेशन का। सेशन के आने के बाद से चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो बदलाव हुए जो हमारे मध्य वर्ग को बहुत भाते हैं, लेकिन वो सारे सुधार जो हुए हैं उन्होंने पूंजी के वर्चस्व को बढ़ाया है, बिल्कुल पैसे की भूमिका को बढ़ाने का काम किया है और उस ट्रैक पे डाला है जिसमें बिना पैसे के चुनाव लड़ना मुश्किल। पूरी सोच उसी तरीके की कि अब उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ रहता यही लेसर ये। तो इस बात को गांठ बांध के रखना जरूरी मुझे लगता है कि आप ज़्यादा आउटसोर्सिंग करोगे, जनता के पक्ष की लड़ाई, तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई, ये सब जो है ये आउटसोर्स नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा लगा सुनते सुनते वैसे कि तमाम जो लिबरल और उस तरीके के बौद्धिक वर्ग है उससे लगा यार कांग्रेस लड़ दे, हमारी लड़ाई भी होगी। आप अगर यात्राओं के प्रारंभ होने से उससे सबसे देखना शुरू करें चित्र का, तो एक स्टेज पे तो हर कोई जो लिख रहा है, फेसबुक पे लिख रहा है, कहीं लिख रहा है, सबको ये सिखाने में लगे हुए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस को आउटसोर्स कर दी और तुम उनसे चलवाना चाहती हो, नॉट पॉसिबल। हम लोग औरों से कम फतवेबाज नहीं हैं। Any news we get, anything we hear, our first reaction is who is giving this news, and this fellow is not right. है कि नहीं? हम ये कहते हैं कि ये फला फला बोल रहा है और फला फला तो ये रहा है वो रहा है, ये स्वीकार नहीं है। Second point which was raised in the same framework is that we should look into our own self and find out the democracy for which we are fighting outside, how democratic we are within. कि हम जिस जनतंत्र के लिए, रक्षा के लिए लड़ाई बाहर लड़ रहे हैं, हम अपने आचरण में कितने जनतांत्रिक हैं। Same with the whole issue of gender justice and this is also a very crucial point that we should look into ourselves that whether we are able to create that space within or not. हम अपने अंदर वो जगह पैदा कर पाएंगे नहीं। अबे हम अपनी जिंदगी में पलट के देखते हैं, हमारी तो ट्रेनिंग दीवार लेखन से ही शुरू हुई थी। हाँ, पहला काम 67 के चुनाव में है। हाँ, एक मदन चाचा थे हमारे, वो सीपीआई कैंडिडेट थे, उनका रिक्शा लेके अपने स्कूल के सामने प्रिंसिपल को डराने चला गया मैं। हाँ, और उनकी पर्ची बांटता रह जाके, तो लौट के आके उनसे पूछता था, चाचा वहाँ ये सवाल पूछ रहे थे वो, तो बोले अगली बार कोई पूछे ये जवाब दे देना। हमारा तो पोलिटिसाइजेशन उस पर्ची से ही शुरू हुआ। आज वो पर्ची बांटना जुर्म है, सिंबल वाली। अबे बिना सिंबल की पर्ची बांट के तो सवाल कौन पूछेगा? तो तेरा राजनीतिकरण कहाँ से होगा? तो उन्होंने सवाल पूछा, मैंने चचा से पूछा, तब ना पॉलिटिक्स समझना शुरू किया मैंने।
दीवार लेखन किया। हमने तो ऐसी ट्रेनिंग पाई है कि खुद रात में दीवार लेखन करो, सवेरे रिक्शे पे अनाउंसमेंट करो और शाम को टेंट हाउस वाले के यहाँ से दरी ले जाओ, बिछाओ, उसके बाद सभा की सदारत करो। हाँ, तो उसी से सीखते सीखते हम जो भी आज हैं वो बने हैं। तो हम लोग वही इकट्ठा होते हैं जो किसी न किसी रूप में लड़ रहे हैं। ठीक है, हम में से कोई कल से लेके आज तक, अभी संख्या बहुत कम दिख रही है, लेकिन कल से अभी तक की संख्या मिलाएं तो वो 250-300 की हो रही थी और करीब 20 राज्यों से आए हुए थे लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग सब वो आए जो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। हाँ? और इस मामले में जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहा गया है 2 दिन के अंदर, वो ये कहा गया कि यार जो लड़ रहे हो, जो कर रहे हो, उसको और धारदार तरीके से करते रहो, यही आगे की स्ट्रेटजी है। जो ये पहले 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर हम आज जो कर रहे हैं उसी चीज को और धारदार तरीके से करते रहें और हम प्रतिरोध और आंदोलनों का एक नक्शा बनाएं, तो नक्शे में हमारा रंग बढ़ता रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि आज अगर सिर्फ भूषण और उनके खिलाफ लड़ाई हो रही है, कल 4 और कंपनी के बाद लड़ाई चल रहा है और उसका सबका रंग हम भरते रहेंगे, तो पूरा झारखंड कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अभी सिर्फ जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप और टाटा ग्रुप और इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई अगर हम धारदार तरीके से चालू रखेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ कवर होगा कि नहीं होगा? हाँ, उड़ीसा में नियामगिरी से लेके कोलार सारे एरिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाँ, उनको अगर हम धारदार तरीके से चालू रखें तो ये 3 पॉइंट में मैं कनेक्शन यही देखता हूँ। I see this connection that if we, the third point which has made very forcefully is that we should continue to do what we are doing more forcefully, and once we don't get depressed and thing, and we continue doing this resistance and movement, that's a important factor, and it is linked with the 2 previous proposals, that in the sense when we are saying that we should keep mapping the resistance and movement and keep disseminating it, if we continue our fights and keep expanding our fights, that means the color of the map will also show that. So today if there are 4 points where people are fighting and agitations are on in Jharkhand, if we continue our thrust and expand our movement, next time when we map the resistance and movement, whole of Jharkhand will be covered in that. Similarly, Chhattisgarh, similarly Odisha, similarly other states. So this is the सब हालात जो थे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, संवैधानिक रूप से हमारे अधिकार जो है सस्पेंडेड थे, फिर भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं। आज औपचारिक रूप से कोई इमरजेंसी नहीं है, सड़क पे गुंडे छोड़ दिए गए हैं अनुशासन पर्व मनाने के लिए। वो अनुशासित कर रहे हैं कि जगह कौन बेचेगा, कहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। एक गैंग है एबीसीपी नाम का, वो अर्जी लगाता है और वाइस चांसलर लोग उस पर एक्शन लेने लगता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का भी बात है। मुझे तो अपना नक्शा बनाना चाहिए, कौन कहाँ लड़ रहा है। क्या हम ऐसे नक्शे बना सकते हैं कि ये ऑल इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे प्रतिरोध चल रहा है, यहाँ पे लड़ाई जारी है, उसका एक नक्शा बना सकते हैं क्या और उन नक्शों को प्रचारित कर सकते हैं क्या?
तुम भले ही जीत गए, तुमने भले ही सरकार बना ली 4 जगह अपना तो जोड़ तोड़ करके, वो नक्शे तो आते हैं अखबार में, लेकिन हम लोग लड़ कहाँ रहे हैं उसका नक्शा नहीं आता। तो पहली बात कि जिस प्रदेश से है हम, उस प्रदेश में क्या हम अपने यहाँ प्रतिरोध और संघर्ष का नक्शा बना सकते हैं? एक डर के खिलाफ मुहिम चलना चाहिए। कल से अभी तक जो भी डिस्कशन हो रहा है वो हर कोई एक पॉइंट उठाया है कि अगर व्यापक समाज में डर बैठा रहेगा तो हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो जो सबसे बड़ी मूल बात है कि हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, where all we are working, whatever is our domain of work, उसमें डर के खिलाफ मुहिम चला सकते हैं क्या? अब डर के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए कोई फार्मूला नहीं दिया जा सकता। अपने अपने एरिया में डर जो है वो अलग तरीके से फैलाया जा रहा है। तो अगर हम कोई पॉइंट नोट करना चाहते हैं कि यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, तो उसमें पॉइंट ये है कि अपने यहाँ जाके अपने एरिया में डर के खिलाफ मुहिम चलाने का रणनीति बनाना है। I'm just saying one point. Whatever comes out of today's discussion is that we have to start some campaign against fear, and the most central point of all what we want to do in future depends on how effectively we are able to carry on a campaign against fear. Now, campaign against fear cannot have a standard formula which is applied to all India, because in all local situations fear is spread in different ways. So every one of us have to have a local specific, region specific strategy to fight fear. The thing which needs to be understood is that unless the fear in the minds of common people is not resisted, no other resistance can continue after that. ठीक है बात? जमाना था जब हम बच्चे थे तो कुश्ती का ऐलान होता था तो 10-10, 20-20 गांव से लोग इकट्ठा हो जाते। तो कुश्ती के अखाड़ों में ये जो दांव सिखाते थे पहलवान लोग, तो उसमें एक आखिरी दांव बताया जाता था, जब तुम्हें लगे कि तुम अब दूसरे को हरा नहीं सकते हो तो ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो अखाड़ा है उसमें अपना पंजा गड़ा दो और पैर गड़ा दो, तो दूसरा पहलवान तुम्हें पलट नहीं पाएगा। और हारता तब है जब पीठ लग जाती है। तो आखिरी दांव यह है कि पीठ न लगने दो हमें। इस दांव का नाम है हमारे यहाँ धरती पकड़ दांव। तो मुझे लगता है, और मैं देख भी रहा हूँ ये 5 साल से, कि जहाँ आंदोलन ने धरती पकड़ी हुई है वहीं सफल है।